Hello everyone, this is Sachin Antil. So guys, up till now we have completed with our pre-fertilization event. So now today we are going to continue with fertilization. तो fertilization में जो जो इवेंट्स होते हैं, जो जो रिएक्शंस होती हैं, उन सबको हम आज अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए. तो आपका मेल गैमेट चाहिए, फीमेल गैमेट चाहिए. फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर अब तक हमने नहीं किया, खाली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल को देखा है. तो शुरू करते हैं. आपके जो फीमेल गैमेट यानी कि ओवम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है. तो मान लीजिए ये आपका एक फीमेल गैमेट है और ये है आपकी इनर मोस्ट लेयर, दैट इज वाइटलाइन मेम्ब्रेन. वाइटलाइन मेम्ब्रेन, आपकी जो वाइटलाइन मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर एक ओवर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. जो ये ब्लू कलर में मैं आपको शो कर रहा हूं, ये है आपकी जोना पेल्यूसिडा. दिस इज जोना पेल्यूसिडा. जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जो आपकी विटिलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा उसके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है. इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरीविटिलाइन स्पेस. दैट इज योर पेरीविटिलाइन स्पेस. ये आपका पेरीविटिलाइन स्पेस हो गया. फिर देखो, जो आपका oocyte या फिर वो एक सिंपल एक सेल तो है. तो एक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस वगैरह प्रेजेंट होता है. तो एक नॉर्मल सेल की तरह मान लीजिए आपका ओवम में भी आपका न्यूक्लियस हो गया. और जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस में. तो ये आपका न्यूक्लियोलस हो गया. दिस इज योर न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस. और आपके न्यूक्लियोलस में आपका प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. तो देखो, मेल गैमेट भी है, फीमेल गैमेट भी आ गया. तो अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो देखते हैं. तो मान लीजिए ये क्या आपका, ये आपके स्पर्म आ गए जो आपके फीमेल गैमेट को टारगेट करने वाले. वन थिंग दैट आई फॉरगेट टू मेंशन इज, जो आपका oocyte होता है उसके बाहर कुछ इस तरह से सेलुलर लेयर प्रेजेंट होती है. इस लेयर का नाम क्या होता है, दिस इज योर कोरोना रेडिएटा. ये आपकी कोरोना रेडिएटा आ गई जो आपके oocyte को कवर करती है. देखो, अब स्ट्रक्चर देखने से लग रहा है आपका जो oocyte है वो वेल प्रोटेक्टेड है. आपका स्पर्म इजीली उसको क्रॉस करके आपके अंदर नहीं जा सकता, मतलब ओवम को अंदर से पेनिट्रेट नहीं कर सकता है. तो स्पर्म को एंट्री करने के लिए सबसे पहले जो आपकी लेयर्स है कोरोना रेडिएटा की, उसको क्रॉस ओवर करना पड़ेगा. तो गाइस, उसको क्रॉस ओवर करने के लिए आपका जो स्पर्म होता है उसमें कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं. तो उन एंजाइम्स को देख लेते हैं. सबसे पहले जो आपका एंजाइम होता है वो होता है हाइलोयूरोनिडेज. हाइलोयूरोनिडेज. जो आपका हाइलोयूरोनिडेज होता है वो क्या करता है, इट ब्रेक्स द सीमेंटिंग सब्सटेंस हाइलोयूरोनिक एसिड प्रेजेंट बिटवीन द कोरोना रेडिएटा सेल्स. मान लीजिए ये आपके कोरोना रेडिएटा के सेल्स है और इन सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए कुछ सीमेंटिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. उसी सीमेंटिक सब्सटेंस का नाम दिया गया हाइलोयूरोनिक एसिड. हाइलोयूरोनिक एसिड. तो जो आपका हाइलोयूरोनिडेज है वो इस हाइलोयूरोनिक एसिड दैट एक्टिंग एज ए सीमेंटिक सब्सटेंस बिटवीन द कोरोना रेडिएटा सेल्स, ये इसको ब्रेक करेगा. फिर जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है CPE, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. जो आपकी कोरोना के सेल्स को पेनिट्रेट करेगा वो एंजाइम, पेनिट्रेटिंग एंजाइम. तो फर्स्ट एंजाइम ये हो गया. सेकंड एंजाइम आपका कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. हाइलोयूरोनिडेज सीमेंटिंग सब्सटेंस पे एक्ट कर रहा था. CPE एक्ट करेगा डायरेक्टली कोरोना रेडिएटा के सेल्स पे. कोरोना रेडिएटा के सेल्स पे एक्ट करके क्या करेगा, इनको ब्रेक कर देगा. इनको ब्रेक करना शुरू कर देगा इस तरह से और अपना रास्ता बनाएगा. देखो, इनका डिसोल्यूशन होगा तो क्या होगा, कुछ पीसीस जो आपके कोरोना रेडिएटा के सेल्स के वो बच जाएंगे. फिर उसके बाद जो थर्ड एंजाइम आता है उसका ही रोल आता है, दैट इज एक्रोसिन, या फिर जिसको हम बोलते हैं जोनालाइसिन.
जोनल लाइसिन का क्या काम होता है, जो कोरोना डेटा के सेल्स जो ब्रेकडाउन के बाद पीसीस बच जाते हैं उनको डिसॉल्व करेगा और स्पर्म के लिए रास्ता बनाएगा। द एक्रोसिन dissolves the breakdown pieces of coronary data cells and forms the cone of entry of sperm। मान लीजिए ये क्या है आपका, ये इस तरह से आपकी क्या है, ये आपकी इस तरह से पूरी की पूरी कोरोना रेडिएटा है, ये आपकी कोरोना रेडिएटा होगी। फिर कोरोना रेडिएटा के बाद आपकी प्रेजेंट है ये आपकी जोना पेलिसिडा, ये आपकी जोना पेलिसिडा होगी ब्लू कलर वाली। जोना पेलिसिडा के बाद आपकी विटेलाइन मेम्ब्रेन है, ये आपकी विटेलाइन मेम्ब्रेन है। और आपका मान लीजिए स्पर्म यहाँ प्रेजेंट है और इस स्पर्म को सबको क्रॉस ओवर करके यहाँ पहुंचना है। तो ये दिस इज योर विटेलाइन मेम्ब्रेन, दिस इज योर जोना पेलिसिडा एंड दिस इज कोरोना रेडिएटा। और जो इन दोनों के बीच में स्पेस है दिस इज योर पेरीविटेलाइन स्पेस। तो ये क्या करेगा, जो एंजाइम से ये कोन ऑफ फर्टिलाइजेशन बनाएंगे, मतलब एंट्री के लिए कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे कोरोना रेडिएटा के सेल्स के बीच में, सो दैट द हेड ऑफ द स्पर्म गेट एम्बेडेड इन दिस लेयर इजीली, ताकि जो इस कोन के थ्रू जो स्पर्म का हेड है वो डायरेक्टली इजीली इसके अंदर एम्बेड हो सके और इसको क्रॉस ओवर कर सके। तो ये तो हो गए आपके 3 एंजाइम्स। तो मान लीजिए आपका स्पर्म यहां तक पहुंच गया। एक चीज और जो मैं आपको बताना भूल गया, देखो जिस तरफ से आपका स्पर्म एंटर करता है उस साइड को बोलते हैं एनिमल पोल, दिस इज योर एनिमल पोल, एनिमल पोल। अपोजिट टू एनिमल पोल इज योर वेजिटल पोल। तो अगर आपसे पूछा जाए आपके उस साइड में कितने पोल होते हैं, 2 पोल्स। जिस पोल से आपका स्पर्म एंटर करेगा दैट इज योर एनिमल पोल एंड अपोजिट टू एनिमल पोल लाइज द योर वेजिटल पोल। तो मान लीजिए आपका स्पर्म यहां पहुंच गया है, यहां पे स्पर्म पहुंच गया, मान लीजिए छोटी सी सिंपल सी एक चीज है, ये आपका स्पर्म यहां पहुंच गया। तो जैसे कि एक स्पर्म यहां इजीली पहुंच सकता है, बाकी के स्पर्म भी तो एंटर कर सकते हैं ना। तो उसी कंडीशन को रोकने के लिए दैट इज पॉलीस्पर्मी, एंट्री ऑफ मोर देन वन स्पर्म इनसाइड द ओसाइट इज कॉल्ड एज पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस टेक प्लेस करती है। उन रिएक्शंस के बारे में आपको बताता हूँ। जो सबसे फर्स्ट रिएक्शंस होती है वो होती है आपकी फास्ट ब्लॉक रिएक्शन, फास्ट ब्लॉक रिएक्शन। तो देखो फास्ट ब्लॉक रिएक्शन में क्या होता है, मान लीजिए दिस इज योर आपकी इनर वाली लेयर विटेलाइन मेम्ब्रेन, बाहर है आपकी दिस इज जोना पेलिसिडा। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको आपको पता है पेरीविटेलाइन स्पेस बोलते हैं। स्पर्म के यहां पहुंचते ही, जैसे ही स्पर्म यहां पहुंचा, यहां क्या होगा, इनफ्लक्स हो जाएगा। किस चीज का, कैल्शियम आयंस का, कैल्शियम आयंस का इनफ्लक्स हो जाता है। कैल्शियम आयंस का काफी ज्यादा इनफ्लक्स हो जाता है। इस इनफ्लक्स की वजह से क्या होता है, यहाँ का पोटेंशियल चेंज हो जाता है, पोटेंशियल चेंज। मान लीजिए पहले यहाँ का पोटेंशियल अगर +40 था तो स्पर्म के पहुंचते ही यहाँ का पोटेंशियल -10 हो जाता है, कुछ इस तरह से इसमें चेंज आ जाता है। तो इस पोटेंशियल चेंज की वजह से क्या है, जो बाकी के स्पर्म वो एंट्री नहीं कर पाते हैं। एक स्पर्म की एंट्री होते ही यहाँ का जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है वो चेंज हो जाता है, उसकी वजह से बाकी स्पर्म एंट्री नहीं कर पाते। फिर उसके बाद फॉलोइंग द फास्ट ब्लॉक रिएक्शन देयर इज अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज स्लो ब्लॉक रिएक्शंस। तो आपकी स्लो ब्लॉक रिएक्शंस में क्या क्या होते हैं, स्लो ब्लॉक रिएक्शन, स्लो ब्लॉक रिएक्शन में आपकी 2 रिएक्शंस होती है। फर्स्ट इज जोना रिएक्शन, जोना रिएक्शन, जोना रिएक्शन में क्या होता है, देखो इसमें आपकी जो क्या है, दिस इज योर विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड दिस इज योर जोना पेलिसिडा। इनके बीच में आपका स्पेस काफी कम है, पर फास्ट ब्लॉक रिएक्शन के जस्ट बाद क्या होता है, जो आपकी ये है विटेलाइन मेम्ब्रेन है, शिफ्ट कर जाती है पीछे की तरफ। तो अगर ये पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी तो ये कुछ कंडीशन इस तरह से हो जाती है,
इनके बीच का जो पेरिविटलाइन स्पेस है वो इंक्रीज हो जाता है, दैट इज पीवीएस इंक्रीजेस। क्या होता है इसमें, जोला रिएक्शन में पेरिविटलाइन स्पेस इंक्रीज कर जाता है, पेरिविटलाइन स्पेस इंक्रीज कर जाता है, सो दैट द एंट्री ऑफ फर्दर स्पर्म्स कैन बी इनहिबिटेड। फिर उसके बाद जो दूसरी रिएक्शन होती है वो होती है आपकी कोर्टिकल रिएक्शन। कोर्टिकल रिएक्शन, तो देखो जो आपकी कोर्टिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका ओवम होता है उसमें जो कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसके सेंटर में, दीज स्टार्ट्स टू माइग्रेट टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ये पेरिफेरी की तरफ आना माइग्रेशन शुरू कर देते हैं, यहाँ पे आके एक बाउंड्री टाइप में थिक लेयर जैसा कुछ फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये हो गई आपकी 3 रिएक्शन जो कि पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए होती है। किस लिए होती है, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। तो गाइस देखो आपका स्पर्म है वो एंटर कर चुका है। स्पर्म की एंट्री के टाइम पे क्या होता है, देखो आपका स्पर्म का जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताया उसमें क्या क्या होता है, ये कुछ इस तरह से आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर मैंने बताया था। ये आपका हेड था, हेड में आपका न्यूक्लियस होता है, ये आपकी क्या थी बॉडी, एंड दिस इज योर टेल। तो देखो यहाँ पे क्या होते हैं, 2 न्यूक्लियस बताए थे मैंने, न्यूक्लियस नहीं सॉरी सेंट्रियोल बताए थे। जो ऊपर वाला सेंट्रियोल इसको हमने बोला था प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और जो आपका पीछे वाला सेंट्रियोल होता है उसको बोला था हमने डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल, आपका डिस्टल सेंट्रियोल ही एक्सटेंड करके आपकी टेल तक पहुंचता था, जिसके अराउंड में आपकी जो क्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया की अरेंजमेंट होती है। तो आपका जो एंट्री होगी स्पर्म में खाली आपका हेड होगा और आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होगा। ये पॉइंट याद रखने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्पर्म की एंट्री में खाली आपका हेड जाता है और आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जाता है। आपका जो डिस्टल सेंट्रियोल और टेल वाला पार्ट है ये एज इट इज बाहर छूट जाता है, खाली ये 2 चीजें आपकी एंट्री करती है। तो जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी उसमें क्या होगा, जो आपका एमपीसी होता है यानी कि मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स है उसको सप्रेस कर दिया जाता है, और जो आपका एपीसी होता है यानी कि एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जो आपका ओवम है उसकी जो सेकंड मियोटिक डिवीजन है मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है। और मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, आपका जो मेल का न्यूक्लियस है दैट इज मेल प्रोन्यूक्लियाई, मेल प्रोन्यूक्लियाई, और दूसरा आपका ये आपका क्या है फीमेल का प्रोन्यूक्लियाई यानी कि फीमेल का न्यूक्लियस है, फीमेल प्रोन्यूक्लियाई। इन दोनों की एक साथ मिल जाते हैं, इनकी यूनिटी हो जाती है, इन दोनों के मिलने को ही हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और उसमें क्या होता है आपका जाइगोट बन जाता है, दिस इज योर जाइगोट। तो ये तो था आपका फर्टिलाइजेशन के इवेंट, जाइगोट बनने तक आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट कंसीडर करा जाता है। फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनने के बाद जो इवेंट आते हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंडर आते हैं। जो आपका जाइगोट है उसकी डेवलपमेंट कैसे ब्लास्टुला बनता है, मोरुला बनता है यानी कि ब्लास्टोमियर्स की फॉर्मेशन होती है, डिफरेंट लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, ये सब चीजें हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में अच्छे से स्टडी करेंगे। तो आपका फर्टिलाइजेशन वाला पोर्शन यहीं तक मतलब कंप्लीट होता है। दूसरी चीज जो आपका क्या होता है स्पर्म एंट्री करता है उससे पहले आपका क्या होता है कैपेसिटेशन होता है। ये चीज मैं आपको बताना भूल गया था, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन क्या होता है, एपिडिडाइमिस में डीकैपेसिटेशन हुआ था, एक एक्स्ट्रा कवरिंग सिक्रेट हुई थी स्पर्म के ऊपर जो उसके एंजाइम्स को बचाने के लिए होती है। बिफोर एंट्री इनटू द oocyte कैपेसिटेशन टेक प्लेस, जो आपकी जो एक्स्ट्रा जो एक कवरिंग थी आपके जो एक्रोसोम वाले रीजन पे वो रिमूव हो जाती है और आपका स्पर्म हो जाता है एक्टिवेट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये आपका एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपसे पूछा जाए कैपेसिटेशन कहाँ होता है, इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अगर डीकैपेसिटेशन पूछा जाए तो वो कहाँ होता है, वो आपका एपिडिडाइमिस दैट इज इन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है। ये काफी 2 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया तभी आप इनका आंसर दे पाओगे, अदरवाइज यू विल गेट
स्ट्रगल मतलब आप फंस जाओगे इसमें, इजीली आपको समझ नहीं आएगा क्या होता है कैपेसिटेशन या डीकैपेसिटेशन। तो ये सब आपको पता होना जरूरी है। और जो आपका स्पर्म होता है या फिर ओवम होता है, उनका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है 24 टू 48 आवर्स। उसी टाइम के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो आगे मतलब कंसेप्ट मतलब प्रेगनेंसी होगी, अदरवाइज जो आपके स्पर्म वो डेड हो जाते हैं। तो टाइम पीरियड आप देख लेना, क्योंकि डिफरेंट टेक्स्ट बुक में वो थोड़ा सा वेरी करता रहता है। आप अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ अलग देखोगे, अगर कोई हायर स्टडीज के लिए फर्दर कोई बुक चेक करोगे उसमें थोड़ा अलग हो सकता है। तो आप जिस भी लेवल के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो उस बुक में से आप इसको देख लें। और जो दूसरा होता है आपका जो है कैपेसिटेशन का, इसमें भी कुछ टाइम पीरियड होता है, 2 से 4 घंटे का टाइम लगता है, ये भी वेरी कर सकता है। तो जो इस तरह की जो वैल्यूज वाली चीजें हैं वो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग चेक करके याद रखें। अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो एनसीईआरटी को फॉलो करें, अगर आप ग्रेजुएट स्टूडेंट है तो आप किसी अच्छे ऑथर को और को फॉलो करें। तो यहीं तक आपका फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट कंप्लीट होता है। इसके बाद जो आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो गाइज, आई होप यू हैव गॉट ऑल दीज थिंग्स in a better way. So stay tuned for the next one. Thank you for watching me.